हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, आगे बढ़ें। उससे पहले हमारा क्विज का क्वेश्चन ले लो। वाया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स द टर्म सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलेट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके वहां विजिट कर सकते हैं और आप इन कोर्सेज की जानकारी वहां से ले सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी है हमारे सपोर्ट टीम का, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आज के एडिटोरियल के ऊपर मैं आऊं तो भैया बिल्कुल ही बकवास एडिटोरियल्स लिखे हुए हैं। मतलब बकवास मतलब एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल अच्छे नहीं है। ये भी एनवायरनमेंट से, ये भी एनवायरनमेंट से, ये भी एनवायरनमेंट से। यहाँ पे ये रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, कुछ नया कुछ नहीं है, ऐसी कुछ कहानी लिखी हुई है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एज सच कुछ खास आर्टिकल आज एडिटोरियल में तो नहीं है। न्यूज आते हैं। न्यूज में देखो, सबसे पहली एक न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट से सेंटर स्टेट्स हैव इक्वल पावर टू मेक GST रिलेटेड लॉज। देखो हुआ क्या है देखो IGST की यहाँ बात हो रही है। 3 कंपोनेंट थे GST के, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST मतलब जिसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों का मिला जुला होता है। अभी क्या हुआ, एक हमारे GST काउंसिल का एक फैसला था जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपका जो है गुजरात का ये मसला था, गुजरात हाई कोर्ट में भी वर्डिक्ट जो है वो GST काउंसिल के अगेंस्ट में गया था कि उन्होंने जो है ना कहीं पे IGST इंप्लीमेंट किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन केम व्हाइल कंफर्मिंग अ गुजरात हाई कोर्ट रूलिंग दैट द सेंटर कैन नॉट लेवी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ओशियन फ्रेट फ्रॉम इंडियन इंपोर्टर्स। ठीक है, तो ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आगे सही ठहराते हुए फैसला दिया है। केस का जो टाइटल था ये वाला, ये था यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस MS मोहित मिनरल्स थ्रू डायरेक्टर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो चलिए लैंग्वेज टेक्निकल हो गई। सिंपल से आप ये समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट्स हैव आल्सो इक्वल पावर टू मेक GST रिलेटेड लॉज, दैट्स इट। 3 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए हैं, एक होता है सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का बेसिकली मतलब होता है जिसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों टैक्स कलेक्ट करेंगे, जिसको IGST के फॉर्म में हमने ध्यान रखा था, क्या था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, ही वेंट फॉर 1 ईयर जेल, ऐसा 2018 का एक वर्डिक्ट था, उसका फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे अवॉर्डेड 1 ईयर रिगरस इम्प्रिजमेंट टू पंजाब कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू। अब यहाँ पे देखो, रिगरस इम्प्रिजमेंट हमने ना बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इम्प्रिजमेंट एंड रिगरस इम्प्रिजमेंट। सेक्शन 60 ऑफ IPC जो है वो ये कहता है कि जिसके अंदर देखो बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जिसमें IPC में ही लिखा होगा कि जो पनिशमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजमेंट है, लेकिन जहां पे नहीं लिखा है ना, वहां पे सेक्शन 60 ऑफ IPC ये पावर देता है कि कोर्ट कैन डिसाइड कि रिगरस इम्प्रिजमेंट रहेगा कि सिंपल इम्प्रिजमेंट रहेगा। रिगरस इम्प्रिजमेंट का बेसिकली मतलब होता है हार्ड लेबर के साथ इम्प्रिजमेंट, आपको वहां पे काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और नॉर्मल इम्प्रिजमेंट एक होता है जिसमें आपको काम धाम इतना नहीं करना पड़ेगा। तो भैया नवजोत सिंह सिद्धू को जो है ना रिगरस इम्प्रिजमेंट मिली है, इनको वहां पे काफी सारा हार्ड लेबर करना पड़ेगा, तो ये जानने को मिला। इसके बाद यासिन मलिक कन्विक्टेड फॉर टेरर फंडिंग। तो यासिन मलिक जो हैं, इनको टेरर फंडिंग के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है। टेरर फंडिंग का बेसिकली मतलब ये कि आपने टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए काफी सारा फंड दिया है उन लोगों को। तो डेज आफ्टर कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर यासिन मलिक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट pleaded guilty to the charges framed against him, a special NIA court in Delhi convicted him in terror funding case on Thursday. ठीक है, दिल्लीज डोर स्टेप राशन डिलीवरी प्लान क्वेस्ट। क्या हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम इन्होंने रखा था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फूड ग्रेन्स दी जाती है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको घर पहुंचा के लोगों तक पहुंचाने की बात करी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है और जो उनका प्रॉपर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जिस तरीके से चीजें गवर्न होती है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये आपको नहीं करना होगा। हाई कोर्ट सेज गवर्नमेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस सिमिलर स्कीम्स बट कैन यूज ग्रेन सप्लाइड बाय सेंटर। तो ये चीज यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है।
और इस चीज़ पे फाइनली जो है वो मतलब मंजूरी नहीं दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। पेंगोंग ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। अब क्या है, देखो चाइना जो है ना वो पेंगोंग तैसो हमारी जो ये लेक है इसके ऊपर ब्रिज बना रहा है। थोड़ा सा पहले आपको मैं समझाता हूँ फिंगर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको पता है ना हमारे पेंगोंग तैसो के आसपास के एरियाज को फिंगर बोलते हैं। ये फिंगर्स क्यों बोलते हैं पता है आपको? जो हमारे अंगूठा है ना, देखो कुछ इस तरीके का होता है, तो वो सेम इसी तरीके से होती है, तो इसलिए उसको फिंगर बोल दिया जाता है, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये टोटल 8 फिंगर होते हैं। एलएसी क्या होती है पता है आपको? ठीक है, बिल्कुल सही सोचा आपने कि सर चाइना और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे एलएसी बोल देते हैं। तो एलओसी क्या होती है? बिल्कुल सही बोला कि सर इंडियन पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन होती है उसे एलओसी बोल देते हैं। लेकिन एलएसी एंड एलओसी में क्या डिफरेंस है? एलएसी जो है ना ये फिक्चुअल लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के द्वारा कोई एक फिक्स लाइन एक्सेप्ट नहीं करी गई है। एलओसी के केस में ऐसा नहीं है, वहां पाकिस्तान इंडिया ने डिसाइड कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है कि दिस इज एलओसी। बट एलएसी में चाइना कुछ अलग कहता है और हम हमारा मानते हैं, तो ये समस्या फंसती है। ये जो ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट होने वाला है 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ फिंगर 8 पे ऑन द लेक्स नॉर्थ बैंक। पेंगोंग तिसो इज एन इंडोरिक लेक, इज 135 किलोमीटर लॉन्ग विच मोर देन 2/3 इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। फिंगर 8 के ऊपर ये बनने वाला है, तो यहाँ पे बात हो रही है। इस ब्रिज को बनाएंगे ऑफकोर्स क्यों? सप्लाई इजीली करी जा सके चाइना से थ्रू सामानों की, उनके ट्रूप्स आसपास जल्दी जा सके, तो ये कुछ मसला था। पेंगोंग तिसो जो है ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो लास्ट का सीन है वो पेंगोंग तिसो पे ही है। करीबन 14,000 फीट पे ये स्थित है एंड तैथिया जियोस्क्लिन के थ्रू ये फॉर्म हुई है। ये ज्योग्राफिकल टर्म है कि किस तरीके से ये फॉर्म हुई है, ठीक है, तो नहीं भी पता हो तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो भी इसके आके यहाँ पे एंड होता है। ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पे एंड होते हैं, ठीक है, नहीं पता होगा चलेगा। पेंगोंग तिसो एक ब्रैकिश वाटर लेक है, ये पता होना चाहिए। सिचुएटेड कहाँ है ये, फिंगर्स के थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। भारत और चाइना की जो प्रॉब्लम्स है ना यहीं से शुरू हुई है। पहले भारत की जो आर्मी होती थी वो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने जाती थी और फिंगर 2 तक हमारा कंट्रोल होता था। लेकिन अब विद टाइम जो है वो धीरे धीरे चाइना ने अपना जो है यहाँ पे कह सकते हो कि जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी थी। और एक चीज और बड़ी ताज्जुब करने वाली ये आई थी कि चाइना ने ये सब कर दिया था ना, तब भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई थी। तो ये भी एक काफी क्रिटिसिज्म होता है सरकार का कि जब मीडिया ने या फिर जब कुछ फोटो सैटेलाइट्स के थ्रू आई तब गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, अदरवाइज इसको कोई मानने को भी तैयार नहीं था, जो कि एक गलत चीज थी। ऐसा काफी सारे जानकार कहते हैं कि इंडिया जो है उसने कुछ मतलब हमने जब खुद से आवाज ही नहीं उठाई तो चाइना को तो ज्यादा इसमें हिम्मत मिली। अब गवर्नमेंट का इस पे ये हो सकता है कि वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी सरकार की बदनामी हो। जो भी हो, ये ऐसा क्रिटिसिज्म होता है। ये हिंदू में बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे, उसी में बात कही गई थी। मोदी जी इज गोइंग टू फ्लाई फॉर जापान क्वाड समिट के लिए। क्वाड क्या है? ये ग्रुप ऑफ आपके 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये ब्रेन चाइल्ड है शिंजो आबे जी का। 2007 में उन्होंने ये कॉइन किया था क्वाड के मामले में। क्वाड बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी पीस का काम करता है, ये ऐसा मानना है क्वाड का। क्वाड जो है शिंजो आबे साहब ने 2007 में बताया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2015 के आसपास इसको रिवाइव किया गया और लेटर इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन हुआ। पहले इसमें जापान, इंडिया एंड यूएस था, ठीक है। आजम खान गेट्स इंटरिम बेल अंडर आर्टिकल 142। तो देखो आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार यूज किया है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता जा रहा है अभी 2 दिन के अंदर ही। आजम खान जो है ये सपा के लीडर हैं और इनको ऐसा इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इन्हें किसी ना किसी मामले में जेल में ही डाली जा रही है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने 142 के अंदर जो है इनको बेल दी है। और 142 का मैंने आपको बेसिकली मतलब बताया था कि नेचुरल जस्टिस सर्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज करती है। तो ये हमने यहाँ पे जाना। रेडी टू डिस्कस टर्कीज कंसर्न। तो देखो क्या हुआ कि फिनलैंड और स्वीडन ने जो है वो अप्लाई कर दिया है नेटो के मेंबरशिप के लिए। अब क्या है, टर्की मना कर रहा है कि हम ऐड नहीं करने देंगे। तो भाई उसी पे फिनलैंड ने बोला है कि हम टेररिज्म को सीरियसली लेते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि टर्की ने ऐसा कहा था कि फिनलैंड जो है वो टेररिज्म को सीरियसली नहीं लेता है। और स्वीडिश से उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी, तो स्वीडिश पीएम भी कह रही है कि अरे हम भी रेडी हैं सॉर्ट आउट इश्यूज विद टर्की। तो लेट्स सी चीजें कितनी बेटर होती हैं, कितनी खराब होती हैं, नेटो में ये ऐड होते ही नहीं होते हैं।
फिलहाल नेटो में 30 मेंबर्स हैं। लास्ट कंट्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो नेटो में जुड़ी थी। 1949 में नेटो की स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इनका हेडक्वार्टर है। जेट हायर्ड बाय मिलिट्री टू डिलीवर बेबी फूड इन यूएस। देखो यूएस में एक बड़ा विचित्र केस आया है कि जो बेबी फूड का फॉर्मूला होता है ना वो कम पड़ रहा है। मतलब इसको फॉर्मूला मिल्क भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी माताओं को जब दूध नहीं होता है जितना उनको नीड होता है अपने बच्चों के लिए, तो दे यूज फॉर्मूला मिल्क। मोस्टली 12 महीने से कम की या 2 साल से कम की बच्चियों के लिए यूज होता है। तो ये यूएस में कम पड़ रहा है। मतलब इसमें अचानक से कुछ सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, क्या हुआ, पर कम हो गया। मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और उस लेवल पे सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अब जो है यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया अपनी आर्मी को यूज करते हुए कि आर्मी के मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो हैं वो यूज किए जाएंगे और उसके बाद ये चीजें करेंगी। आपको चलिए इसी पे मुझे एक मामला याद आया है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको ये चीज पता है कि इंडिया में हम लोग हर चीज में आर्मी टर्म यूज करते हैं, लेकिन आप अगर यूएस की मूवी देखते हो तो वहां पे नेवी टर्म बहुत यूज होती है। मतलब इंडिया की आर्मी का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा है। आर्मी मतलब जो हमारी लैंड पे सेना है, और वहां की जो नेवी है उनका वर्चस्व ज्यादा है। ऐसा क्या कारण है, थोड़ा सोचो, 2 सेकंड का पॉज लो, फिर थोड़ा सा दोनों ही कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो। बिल्कुल सही, नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे, समझ गए तो अच्छी बात है। देखो इंडिया इज ए लैंडलॉक कंट्री मोस्ट ऑफ द एरिया से। आपके चारों तरफ जो हैं वो कंट्रीज ही कंट्रीज हैं। तो आपका जो मोस्टली जो मेजर युद्ध होने हैं ना वो आर्मी के थ्रू होने हैं। आपकी ज्यादा सिक्योरिटी जो बैलेंस करती है वो आर्मी करती है। बट यूएस का ऐसा केस नहीं है। यूएस में देखो जो क्या है, चारों तरफ ज्यादा समुद्र है और वहां पे नेवी जो है वो ज्यादा मात्रा में है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना नेवी का वर्चस्व ज्यादा है, हमारे यहाँ आर्मी का वर्चस्व ज्यादा है। और हर कंट्री का यही सीन है। जिस भी कंट्री की फोर्स का रोल ज्यादा होगा ना उस कंट्री की सेना का वर्चस्व ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आज कहीं पढ़ा मैंने तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पे देखो क्या ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, तो एक बार ईरान न्यूक्लियर डील देख लेते हैं। देखो ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि 2015 से पहले ईरान जो है वो काफी ज्यादा यूरेनियम इनरिच करता था। पूरे विश्व की कंट्रीज को डर लगा कि ईरान जो है वो इतना यूरेनियम इनरिच करके करेगा क्या। उसके बाद इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। जब सैंक्शन लग जाते हैं, सैंक्शन का बेसिकली मतलब आप ऐसे समझ लो कि भैया ईरान के लोग चाय पीना चाहते हैं लेकिन उनको चाय पत्ती नहीं थी, वो इंडिया से उठाते थे। इंडिया ने देना मना कर दिया, वहां के लोग चाय के बिना तड़पने लगे। समझ रहे हो? तो ऐसे सैंक्शंस लग गए ईरान के ऊपर, कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई सामान नहीं खरीदेगा। ईरान जो है वो गरीबी की तरफ जा रहा था। तो 2015 में ईरान जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के सामने झुका और उसने ईरान न्यूक्लियर डील के लिए हाँ करी। ईरान न्यूक्लियर डील को और नाम से भी जानते हैं, JCPOA, ईरान न्यूक्लियर डील। JCPOA की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान न्यूक्लियर डील आपको पता ही है। दिस ऑल्सो नोन एज P5+1 नेशन डील। P5 कौन है? ये 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैं, जो कि है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके एंड यूएस। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है वो आपका 1 जो है वो जर्मनी था। ठीक है, इस डील के अंदर जो है वो डिसाइड ये हुआ था कि भैया ईरान जो है ना वो बहुत ही कम मात्रा में यूरेनियम इनरिच करेगा जो उनके एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो यूज करते हो, बट न्यूक्लियर के पर्सपेक्टिव से जो है वो यूरेनियम इनरिच नहीं करेंगे। यूरेनियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। जितना यूरेनियम होगा उतना ही बेटर आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स में रिसर्च कर सकोगे, उतना ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकोगे। तो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, तो सब चाहते थे ईरान इससे दूर रहे। तो ईरान रेडी हो गया, सब चीजें सही चल रही थी। बराक ओबामा जी के समय में ये डील हुई थी। फिर क्या हुआ, यूएस में आते हैं आपके कौन? ट्रम्प साहब। तो जैसे ही ट्रम्प आते हैं ना उनको ईरान से कुछ दिक्कत थी। दिक्कत का कारण एक ये भी कि इसराइल के वो क्लोज थे, इसराइल को भी ईरान पसंद नहीं है, बड़ा इसमें सब जियो पॉलिटिक्स होता है। तो उन्होंने कहा कि ईरान जो है ना वो इस डील का फॉलो नहीं कर रहा और इससे हम यूएस को बाहर ले रहे हैं, जबकि ईरान इस डील का फॉलो कर रहा था। तो ऐसा करते से उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से यूएस को बाहर लिया, ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगाए, साथ ही साथ अपने दोस्त कंट्रियों से कहा कि ईरान के साथ ट्रेड करना बंद कर दो। ईरान की इकोनॉमी 2015 से 18 तक अच्छी खासी ऊपर जा रही थी, वापस डाउनफॉल हो गई क्योंकि सैंक्शंस लग चुके हैं। तो ईरान ने कहा कि ठीक है भाई, अब हम भी JCPOA की बात नहीं सुनेंगे, हम भी हमारे हिसाब से यूरेनियम एनरिच करेंगे। तो अब जब बाइडेन जी आए थे तो उम्मीद थी कि वापस से ईरान न्यूक्लियर डील रिवाइव हो जाएगी, और तब से उसी पर टॉक्स चल रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि हो जाएगी। तो यही है पूरा ईरान न्यूक्लियर डील, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। वी होप एंड एवरीबडी होप इन द वर्ल्ड कि ईरान वाला मसला तो सॉर्ट ही हो जाए।
बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं अफगानिस्तान में, आपका तैवान और चाइना में भी हल्का हल्का चालू हो चुका है, इधर रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान को भड़काने में लगी हुई है। एक अभी परसों नरसों एक रिपोर्ट आई थी यूएस के पेंटागन से कि इंडिया जो है वो बॉर्डर पे अपनी सबसे शक्तिशाली जो क्या नाम है S-400 मिसाइल सिस्टम है, इस तरीके की चीजें जो है डिप्लॉय करने वाला है पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये यूएस क्यों कर रहा है? यूएस ना अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है, उसका काम ही है सभी कंट्रीज को प्रेशर में डाल के रखना। देखिए यूएस के एनवॉय भारत आए थे तो उन्होंने क्या बोला था कि चाइना कल को आप पे युद्ध करेगा तो रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो ये इंडिया को डराने की कोशिश हो रही थी कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन भैया आप कब खड़े रहोगे? आप तो 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, और यूएस एक्चुअली में किसी का दोस्त नहीं है। वो जरूरत पड़ने पे कल को अगर इंडिया आज रशिया के अगेंस्ट में भी हो जाता ना और कल को इंडिया को यूएस की जरूरत पड़ती, डायरेक्टली यूएस मदद नहीं करता। आप यूक्रेन का केस देख लो यार, यूक्रेन को पैसे दे रहे हो, आप हथियार दे रहे हो, लेकिन आपने क्या कर लिया? उस कंट्री की तो हालत खराब हो रही है, और जो आप अभी भी कर रहे हो ना वो अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अगर आप अभी देखो ना, यूक्रेन के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि उनको चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए रशिया के साथ। अब जितने दिन ये युद्ध चलेगा, आज नहीं तो कल रशिया को जीतना है, रशिया को आप हरा नहीं सकते हो, पर आप समय लंबा खींच रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। यूएस क्या कर रहा है? हथियार सप्लाई कर रहा है, वो चाह रहा है युद्ध चलता रहे लंबा, उनको तो फायदा ही है ना, रशिया की इकोनॉमी खराब हो रही है। अब रशिया की इकोनॉमी खराब होने से यूएस का क्या फायदा? मैंने आपको बताया था, वो चाहता है कि रशिया गरीब हो जाए, जिससे कि पुतिन की सत्ता पलट हो जाए, जनता नाराज हो जाए, जनता सिविल वॉर पे आ जाए। तो इस तरीके की चीजें यूएस जो है वो करता रहता है। यूएस को देखो कुछ ना कुछ वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम चाहिए होती है। पहले अफगानिस्तान वाला था, अफगानिस्तान से बाहर निकल चुके हैं, तो अब इन्होंने यूक्रेन को बना दिया है। अब स्वीडन और भाई फिनलैंड को कहा है इन्होंने कि नेटो का मेंबर बनाएंगे, बना लें, वो बेटर है, वरना रशिया ने तो धमकी दे दी है कि अब देखो तुम्हारा क्या होता है। तो पुतिन से सब डरते भी हैं, अब देखो क्या होता है ना। और बात करते हैं चाइना की, तो भैया चाइना भी अपने में लगा ही हुआ है, उसका भी देखो क्या है कि उसको भी पता है कि उस पर भी कभी भी सैंक्शन लग सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज जो कर रही हैं आज रशिया के साथ, कल को चाइना के साथ भी कर सकती है। तो चाइना जो है वो अपने इसके सॉल्यूशन निकाल रहा है, वो अपने नेटवर्क्स क्रिएट कर रहा है, और चाइना के ऊपर वर्ल्ड की डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो इनसे ट्रेड खत्म करना ना वर्ल्ड के लिए एक अपने आप में क्वेश्चनेबल बात रहेगी। और जहाँ तक बात रही तैवान, तो देखो तैवान के ऊपर भी चाइना प्रेशर डाल रहा है। और वैसे तो चाइना तैवान के रिलेशन ट्रेड के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि चाइना जो है ना वो चिप्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए टोटली डिपेंड है तैवान पे, ये सिर्फ तैवान में ही बनते हैं। और चाइना वहीं से लेके अपने आप मैन्युफैक्चर करता है चीज़ों को, जैसे जो कि सारे मैन्युफैक्चर सब चाइना में थे, तो तैवान से ही ये चीज़ें आती हैं, चाइना में लगती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेड वाला रिलेशन है, इसके अलावा बाकी चीज़ों में अभी कुछ दिन पहले देखा था कि तैवान के बॉर्डर के एरियाज में चाइना का एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं चाइना के द्वारा। तो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन हो सकता है तैवान के साथ भी, क्योंकि चाइना तो कहता है तैवान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और तैवान भले नहीं मानता है। तो देखते हैं इस पर क्या होता है, चीज़ें बेटर रहे, वही हम सब चाहते हैं। हमने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में देखा, देन हमने बेबी फार्मूला जो कम पड़ रहा है, टर्की का कंसर्न वाला था, आजम खान, मोदी जी फ्लाई फॉर क्वाड ये देखा, पेंगोंग टिसो के बारे में देखा, एंड दिल्ली डोर स्टेप राशन डिलीवरी प्लान क्वेस्ट, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट क्या होता है ये जाना। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। देखो कभी कभी ना कुछ ज़्यादा नई चीज़ नहीं होती सीखने के लिए अखबार में, लेकिन तब भी मेरी कोशिश रहती है कि कुछ अलग से पॉइंट्स आपको बता दिए जाएं जिससे आप कुछ नया सीखें। तो दिस इज इट यार, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।